वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अंकिता पाठक और आप देख रहे हैं अंकिता पाठक चैनल। दोस्तों, मेरे जितने भी होम्योपैथी से रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें बनाने के पीछे मेरा दो उद्देश्य है। पहला ये है कि जो आम लोग हैं और बहुत होम्योपैथी के बारे में कम जानकारी होने की वजह से इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, वो इस चैनल के माध्यम से होम्योपैथी को बेहतर तरीके से जान और समझ सकेंगे। और दूसरा ये कि जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं बहुत डेप्थ में सभी होम्योपैथिक रेमेडीज़ को जान और समझ पाएंगे और इसके सिद्धांतों को समझ सकेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम एक न्यू होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है नक्स वोमिका। दोस्तों, नक्स वोमिका एक प्लांट रेमेडी है। इसकी फैमिली है लोगनेसिए। इसका जो कॉमन नेम है वो है पॉइजन नट। दोस्तों, नक्स वोमिका का जो सीड होता है वो काफ़ी पॉइजनस होता है और इसका जो दूसरा नाम है वो है कुचला सीड्स। और ये इतने बड़े साइज़ के होते हैं, कम से कम 1 इंच बड़े और इतने चौड़े, और ये राउंड होते हैं, सर्कुलर होते हैं शेप में और दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं जब आप उन सीड्स को देखेंगे। दोस्तों, इनमें दो मुख्य तौर पे एक्टिव केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। एक है स्ट्रिचनाइन और दूसरा है ब्रूसाइन। ब्रूसाइन जो होता है वो बहुत कम मात्रा में इस मेडिसिन में पाया जाता है नक्स वोमिका में, लेकिन स्ट्रिचनाइन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। यही वजह है कि यूजुअली नक्स वोमिका के पेशेंट्स में कन्वर्जन्स के सिम्टम्स और नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स के जो भी सिम्टम्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, पहले के समय में भी नक्स वोमिका का काफ़ी मेडिसिनल तौर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। बाकी पैथीज़ में कई ऐसी पैथीज़ है जिसमें कि नक्स वोमिका का इस्तेमाल किया गया है डिसऑर्डर ऑफ हार्ट के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, डिप्रेशन के लिए, हेडेक के लिए, ब्लड प्रेशर डिसऑर्डर के लिए, ब्लड वेसल डिसऑर्डर के लिए और एनीमिया के लिए और भी कई कंडीशंस के लिए। तो यही वजह है कि कई बार हम जब पेशेंट आता है हमारे पास तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट पहले से ही बहुत कोई पर्टिकुलर मेडिसिन बहुत सालों से लेता आ रहा है अपने किसी कंप्लेंट के लिए। तो हो सकता है कि उसमें स्ट्रिचनाइन की बहुत हैवी मात्रा रही हो और इस वजह से उसमें जो है नक्स वोमिका के सिम्टम्स जो है दिखाई देने लगते हैं। जब हम उसे नक्स वोमिका देते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाता है और उसके बाद फर्दर जो डिजीज़ का जो लेयर है उसे क्लियर करने के लिए जो सिम्टम्स है वो क्लियर हो जाते हैं और हम प्रॉपर मेडिसिन जो है पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। तो इस तरीके से भी नक्स वोमिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों, हम अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। नक्स वोमिका का मेनली दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। पहला है नर्व्स पे और दूसरा है सर्कुलेशन पे। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि यूजुअली ऐसे लोगों में नक्स वोमिका के सिम्टम्स आते हैं जो यूजुअली फिजिकल एक्सर्शन बहुत कम करते हैं, जिनका मेंटल एक्सर्शन से ज़्यादा रिलेशनशिप होता है, जिनकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ज़्यादा तनाव होता है, ज़्यादा बर्डन होता है वर्क का, और इस वजह से वो दिन रात काम करते हैं और उस वजह से जो उनके खाने पीने या सोने का जो साइकिल है वो गड़बड़ हो जाता है। यानी कि समय पे सो नहीं पाते हैं, समय पे खाना नहीं खा पाते हैं, जंक फूड्स पे बेस्ड होता है, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, यानी कि अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। शुरुआत में तो ऐसे सिम्टम्स इतने नहीं आते, लेकिन धीरे धीरे जो सेहत है पूरी तरीके से बिगड़ जाती है और इस वजह से जो है नक्स वोमिका के सिम्टम्स आ जाते हैं। तो दोस्तों, नर्व पे जब स्पेशली इफ़ेक्ट होता है तो यूजुअली मसल कॉन्ट्रैक्शन या कन्वर्जन्स के सिम्टम्स जो है पेशेंट में आ सकते हैं। दूसरा कि जब सेंसरी नर्व्स पे इसका इफ़ेक्ट होता है तो इसमें जो इतने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें हाईली सेंसिटिविटी आ जाती है। यानी जैसे हमारे सेंस ऑर्गन्स में सूंघने की शक्ति है, जैसे ऑल्फैक्टरी, हियरिंग जो है, फिर टेस्ट है, इस तरह से टच है, तो ये सारे जो सेंसेस हैं हमारे, तो ये सभी सेंसेस जो है परवर्टेड अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि इनकी जो सेंसिटिविटी पावर होती है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस वजह से भी जो है पेशेंट जो है काफ़ी ट्रबल फेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई नॉर्मली आया है तो हर व्यक्ति इजीली कम्युनिकेट कर पाता है सामने वाले से, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो किसी व्यक्ति से या किसी चीज़ से तो नक्स पेशेंट के लिए वहाँ रहना या वहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है, उसे वहाँ से उठकर जाना पड़ता है।
ज़रा से भी नॉइज़ आ रही है तो नक्स भूमिका के लिए वो एग्जैगरेटेड नॉइज़ होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी नक्स भूमिका फील करता है नॉइज़ के प्रति। तो इस तरह की सेंसिटिविटी जो है पेशेंट में बढ़ जाती है, पाई जाती है। अब दूसरा है कि सर्कुलेशन पे इफ़ेक्ट इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोग जो है यूजुअली फिज़िकल एक्सर्शन बहुत कम करते हैं, इसकी वजह से जो सर्कुलेशन है बॉडी का नहीं हो पाता है। ऊपर से ज़्यादा न्यूट्रिशन ब्रेन जो है ले लेता है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो और नेगेटिव स्ट्रेस हो, यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड ही नहीं बल्कि चिंताएं भी हों, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी यूटिलाइज़ करता है, तो हमारी बाकी बॉडी को वो प्रॉपर एनर्जी या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी पेशेंट डिजीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से इरेगुलर सर्कुलेशन की वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो डाइजेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। पेट हमेशा पेशेंट का हैवी लगने लगता है, खाने का मन नहीं करने लगता है, हमेशा उल्टी जैसा लगने लगता है, हमेशा गैस फॉर्म होता है। तो इस तरह की कंडीशन जो है पेशेंट में आती है। फिर हार्मोनल जो फंक्शंस हैं वो डिरेंज हो जाते हैं। हार्मोन्स भी निश्चित तौर पे जो ग्लैंड्स हैं उनसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो अगर ग्लैंड्स में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है तो वहाँ पे हार्मोन फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगा। निश्चित तौर पे इसका इफेक्ट हमारे बॉडी के बाकी सिस्टम पे भी पड़ता है। तो इस तरीके से पेशेंट डिजीज़ होता है और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पे इफेक्ट होता है इसका। अब दोस्तों बात करते हैं अपीयरेंस की। फेशियल एक्सप्रेशन से नक्स भूमिका पर्सनालिटी को अगर आपको पहचानना है तो सिंपल सी बात है कि पेशेंट डल नहीं दिखाई देगा, पेशेंट बहुत ही स्मार्ट दिखेगा, मेंटली बहुत स्मार्ट होता है, पूरी दुनिया के लिए एक्टिव होता है, ब्रेन से इतना अलर्ट होता है कि कहाँ क्या चल रहा है वो पूरी जानकारी उसे होती है। इंटरनेशनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, नेशनल मतलब पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, संगीत के फील्ड में क्या चल रहा है, हर फील्ड में उसको अच्छी जानकारी होती है। नॉलेजियस होता है नक्स और तेज़ तर्रार स्वभाव का होता है, यानी कि अगर उसे यूजुअली वो चुपचाप रहेगा, यूजुअली वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अगर उसे किसी ने पॉइंट आउट कर दिया या कह दिया कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, तो फिर वो उसे छोड़ेगा नहीं, फिर उसकी 10 गलतियाँ वो सामने वाले की गिना देगा। तो इस तरह का स्वभाव होता है, इसलिए तेज़ तर्रार होता है। आँखों में आपको देख के लगेगा कि व्यक्ति जो है बहुत ही तेज़ है, अलर्ट है, ऑलवेज एकदम अलर्ट। दूसरा, जो नक्स पर्सनैलिटीज़ होते हैं ज़्यादातर, वैसे सभी नहीं लेकिन ज़्यादातर लोग लीन थीन होते हैं, स्मार्ट बॉडी होती है उनकी, कोई भी काम को क्विक इन एक्शन करते हैं। यानी कि सपोज़ अगर कोई नक्स बच्चा है, बेबी है अगर कोई नक्स, तो वो अगर स्कूल में जाता है, स्कूल बच्चा है, तो वो क्या है कि पूरी दुनिया की नॉलेज रखेगा, स्कूल में कितने टीचर्स हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, उन सब के क्या नाम है, पढ़ाई में कौन सा बच्चा अच्छा है, कौन सी एक्टिविटी स्कूल में होने वाली है, पूरी जानकारी वो रखता है। और यही वजह है कि नक्स बच्चे जो हैं वो हर फील्ड में, हर एक्टिविटी में बहुत आगे रहते हैं, और यही वजह है कि टीचर्स भी उनको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उन्हें कई बार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती है, क्योंकि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जो है हर काम को निपटा सकते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है। तो जब पेशेंट आपके केबिन में आएगा तो आपको वो बहुत ही स्मार्ट दिखाई देगा, आपके हर सवाल का जवाब बहुत प्रॉपरली देगा, क्यूरियस होगा तब वो आपसे भी सवाल पूछेगा, जो भी उसके मन में डाउट्स होंगे, यानी वो पूरी जानकारी ले करके अपना काम करेगा। फिर टेम्परामेंट, पेशेंट बेसिकली इरिटेबल टेम्परामेंट होता है, यानी कि मन में इरिटेबिलिटी चलती रहती है लेकिन यूजुअली वो बाहर नहीं आती है, लेकिन जैसे आप उसका विरोध करेंगे फिर उसकी सारी इरिटेबिलिटी वो आप पे निकाल देगा, सारा गुस्सा वो आप पे निकाल देगा। नक्स बहुत ही गुस्सैल और इरिटेबल पर्सनैलिटी होती है। फिर माइजम सोरा एट बिगनिंग एंड एंड्स इन सिफिलिटिक फेज, डिजीज़ के एंड फेज में सिफिलिटिक कंडीशन में आ जाता है ईर्ष्या, जलन, इरिटेबिलिटी, गुस्सा, डिप्रेशन सब आता है। लेकिन जो शुरुआती फेज़ होता है नक्स का, बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटीज़ होते हैं ये, इन्हें अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो ये नहीं कहेंगे कि मुझसे नहीं होगा, वो कहेंगे कैसे नहीं होगा, हर सिचुएशन में हम इस काम को कर ही लेंगे। इस तरह का जो थॉट है नक्स का होता है। कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी दीजिए, ये हमेशा रेडी रहते हैं हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए और हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हैं। यही वजह है कि यूजुअली इन्हें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स या फिर किसी पॉलिटिक्स या न्यूज़ मीडिया में आजकल लोग आते हैं, बहुत ही
आपने देखा होगा कि मीडिया में जो लोग कर्मी काम करते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, कहाँ क्या घटनाएं हुई सबकी जानकारी उनको होती है। अगर डिस्कशन के लिए भी कई लोगों को बिठाते हैं तो उनके सबके पॉइंट्स उनके दिमाग में होते हैं और फटाफट जो है वो सारे पॉइंट्स जो है कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखते हैं और उन्हें बोलते हैं। और अगर कोई गलत बात कह रहा हो तो वो तुरंत उसका विरोध करते हैं, यानी उन्हें हर एक चीज़ की बहुत प्रॉपर नॉलेज होती है, जानकारी होती है। तो इस तरह के जो तेज़ तर्रार लोग हैं जिनका पब्लिक डीलिंग से कनेक्शन है, जैसे कि लॉयर्स हुए, उन्हें हाजिर जवाबी की ज़रूरत है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की ज़रूरत है, तो इस तरह के लोगों में नक्स के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल नक्स पर्सनैलिटीज़ कहीं भी हो सकती है, किसी गरीब घर में भी पैदा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन यूजुअली नक्स के जो सिम्टम्स हैं वो ऐसे जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं या जो बहुत ही पब्लिक डीलिंग में होते हैं उनमें जो है ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। सभी में नहीं, नॉट ऑल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें नक्स के सिम्टम्स जो है वो आपको दिख सकते हैं। अब जो पेशेंट है वो थर्मली चिली होता है, यानी उसे ठंड लगती है। मोडालिटीज़ की बात अगर हम करें, एग्रीवेशन, मॉर्निंग में उसके ज़्यादातर कंप्लेंट्स आते हैं और उसको जो सुबह 4 बजे वो जाग जाता है और उसको सुबह 4 बजे भी सिम्टम्स आते हैं और मेंटल एक्सर्शन से भी उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। खाना खाने के बाद उसके सारे कंप्लेंट्स बढ़ते हैं, टच से, नॉइज़ से और एंगर से। गुस्सा आ जाता है तो उसके बाद जो भी फिज़िकल कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। स्पाइसेस, नारकोटिक्स, इन सब चीज़ों से भी बढ़ते हैं क्योंकि इन्हें स्पाइसी खाना बहुत पसंद होता है और ये मतलब इंटरेस्टेड होते हैं हमेशा स्पाइसी ऐसे खाना खाने में जो उसको डाइजेस्ट नहीं होते, वैसे ही खाना वो खाना पसंद करते हैं। फिर कोल्ड एयर से इनकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं और ड्राई वेदर से इनकी कंप्लेंट्स बढ़ती हैं, यानी कि इनको जो आराम होता है, आप नीचे देख सकते हैं एम्यूरेशन स्क्रीन पे, इवनिंग रेस्ट और डैम फेट वेदर में रेस्ट से इनको अच्छा लगता है, शाम के समय में ज़्यादा अच्छा लगता है, मॉर्निंग में बढ़ती है तकलीफ़। और डैम फेट वेदर यानी कि जो नमीदार मौसम होता है उनमें इनके कंप्लेंट्स में थोड़ा रिलीफ होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की होम्योपैथी के, वो है माइंड के बारे में। तो दोस्तों जो नक्स पर्सनैलिटी होती है उसे समझने के लिए हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे, साथ साथ स्क्रीन पे आप रूब्रिक्स भी देखते जाइए जिससे कि आपको समझ में आएगा कि किन हालात और किन परिस्थितियों में एक नॉर्मल व्यक्ति भी नक्स बन सकता है, नक्स का पेशेंट बन सकता है। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाय बर्थ भी नक्स पर्सनैलिटीज़ होते हैं, तो जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से जो बिहेवियर वो लेकर आते हैं बाय बर्थ, लेकिन कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, नक्स पर्सनैलिटीज़ नहीं होते हैं, स्टिल वो कन्वर्ट हो जाते हैं नक्स में। तो जो सिचुएशन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और रूब्रिक्स के बारे में भी देखेंगे और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि नक्स में एक्चुअली है क्या। तो दोस्तों सपोज़ एक लड़का है जो कि गरीब घर में पैदा हुआ है लेकिन बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही एफिशिएंट है। आप स्क्रीन पर रूब्रिक्स देखिए, अफेक्शनेट, एम्बिशन, केयरफुलनेस, चीयरफुल एंड पैशनेट। अफेक्शनेट होते हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने लोगों से, अपने माँ बाप से बहुत सम्मान करते हैं उनका। एम्बिशियस होते हैं, कुछ कर दिखाने की चाहत होती है क्योंकि ये इंटेलिजेंट लोग हैं, अलर्ट लोग हैं, दुनिया की पूरी जानकारी होती है, इसलिए ये कुछ कर दिखाना चाहते हैं, इनमें वो ताकत, वो क्षमता होती है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। फिर केयरफुलनेस, हर एक छोटी छोटी बात की पूरी केयर रखते हैं, अपना होमवर्क टाइम पे करता है वो बच्चा। फिर कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो प्रॉपरली करेगा, कोई जिम्मेदारी दी तो वो प्रॉपर निभाएगा, तो बहुत ही केयरफुल होता है। चीयरफुल बिहेवियर होता है, यानी हमेशा खुश रहने वाला, हमेशा पॉजिटिव रहने वाला। और पैशनेट होता है, यानी कि कर दिखाने का जुनून होता है, कुछ कर दिखाने का जुनून होता है इस पेशेंट में। फिर अब स्क्रीन पे आप न्यू स्लाइड देखिए, व्हेन पेशेंट गेट्स ह्यूमिलिएटेड बिकॉज ऑफ स्टेटस डिफरेंस। अब हम इसमें अलग सेट्स ऑफ रूब्रिक्स देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद वो जो लड़का है वो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए जाता है। हायर स्टडीज़ में उनके पेरेंट्स की इतनी औकात नहीं होती है, लेकिन लड़का इतना टैलेंटेड होता है कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो अपने मतलब एक अच्छे हाई प्रोफाइल स्कूल में चला जाता है पढ़ाई के लिए। लेकिन जो उसका एक्चुअल स्टेटस है वो तो डाउन ही है, उसे कपड़े उसके स्टेटस के अनुसार हैं, जूते उसके स्टेटस के अनुसार हैं।
सब सारी फैसिलिटीज़ उसको नहीं है, किताबें बहुत मुश्किल से मिलती है, लाइब्रेरी से ले लेके वो पढ़ता है, या फिर उसे स्कॉलरशिप मिली है तो उसे किताबों भी प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो है कमियां हैं उसकी लाइफ में। वो देखता है कि जो उसके साथ वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे वेल टू डू फैमिली से हैं, इसलिए वो इन्जॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को, वो अपनी लाइफ की हर एक चीज़ों को देख सकते हैं, पार्टी करने जा सकते हैं, फिल्म देखने जा सकते हैं, यानी वो कॉलेज में बहुत खुश हैं और ये सब उसे भी अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि ये उनके स्टेटस का नहीं है तो ये जो बाकी लोग हैं वो उसे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करना चाहते हैं, वो हमेशा उससे दूर दूर रहते हैं, कोई उसको कोऑपरेट करने को तैयार नहीं होता है। कई बार उसकी ड्रेसिंग पे लोग हंसते भी हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो आप देख सकते हैं फ्रंट स्क्रीन पे जो रूब्रिक है, पहला मॉकिंग अदर्स आर मॉकिंग एट हिम थिंग्स, उसे लगता है कि दूसरे उसका मजाक बना रहे हैं, दूसरे उस पर हंस रहे हैं उसकी इस स्थिति को देख करके, ये उसे फील होता है। फिर है नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम। तो एलिमेंट्स फ्रॉम में बहुत सारे रूब्रिक्स हैं, यानी कॉजेशन, कि कौन से कॉजेशन है जिसकी वजह से नफ्स की जो बीमारी है और बढ़ जाती है, मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं या फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सपोज़ ऐसा सिचुएशन आया कि उसके किसी आजू बाजू वाले रहने वाले किसी रूममेट के यहाँ पैसे की चोरी हो गई, और क्योंकि उसी की इकोनॉमी सबसे डाउन है और बाकी सबकी अप है, वेल टू डू फैमिली से हैं, तो सबका शक केवल उस पर जाता है कि यही गलती कर सकता है, यही चोरी कर सकता है, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो उसका जो पहली बार जो उसे धक्का लगता है वो होता है, पहला है रूब्रिक ऑनर वुंडेड, यानी उसे लगता है कि उसके आत्मसम्मान को ज़बरदस्त ठेस लगती है कि वो गरीब है, इसलिए उसके साथ जो इस तरह का व्यवहार जो है हुआ है। वो अपनी सफाई देने की भी कोशिश करता है लेकिन उसकी बात कोई भी मानता नहीं है। तो नेक्स्ट रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, यानी कि ह्यूमिलेट उसे किया जाता है, इस वजह से वो और भी ज़्यादा बुरा फील करता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर, तो इस वजह से उसे गुस्सा आता है और गुस्सा आने की वजह से उसके सारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। फिर रूडनेस ऑफ अदर्स, तो दूसरों का जो उसके बाद जो बहुत दिन तक लोग उसके साथ रूड बिहेव करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगती है। स्कॉर्न्ड बीइंग, यानी गलती किसी की भी उसी को डांटा जाता है, तो ये चीज़ भी उसे अच्छी नहीं लगती है। और डिसअपॉइंटमेंट, और इसी वजह से उसने जिस उमंग और जिस जोश से वो इस मतलब ग्रुप का हिस्सा बना था, वो उससे जो है वो उसे डिसअपॉइंट होता है कि वो यहाँ एजुकेशन लेने आया था, दोस्त बनाने आया था, लेकिन यहाँ उसका कोई फ्रेंड बनने को तैयार ही नहीं है। फिर है एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिजिग्नेशन एंड ग्रीफ, तो यानी इंडिजिग्नेशन का मतलब वो अनफेयर ट्रीटमेंट, उसे लगता है कि उसके साथ अनफेयर बिहेवियर हो रहा है जो वो डिज़र्व नहीं करता। उसमें टैलेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो आगे बढ़ सकता है, फिर भी उसको उसकी क्वालिटीज़ की वजह से नहीं बल्कि उसकी इकोनॉमी, उसके स्टेटस की वजह से जज किया जा रहा है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता है। फिर इरिटेबिलिटी, टेकिंग एवरीथिंग इन बैड पार्ट, अब उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया है और वो हर एक चीज़ को नेगेटिव ही लेने लग गया है। जस्टिंग जोक कैनॉट टेक अ, कोई भी उससे ज़रा सा भी मजाक कर दे उसे बर्दाश्त नहीं होता है। ऑफेंडेड ईजिली, यानी फटाफट उसे लगता है कि उस अपमानित हो गया, हमेशा उसको जो है नीचा दिखाने की लोग कोशिश करें, तो इस तरह की फीलिंग आती है। फिर डेल्यूजन्स में इंसल्टेड ही इज़, सेम बात हो गई, अपमानित महसूस करता है, ऐसा हमेशा उसको लगता है कि लोग उसका अपमान कर रहे हैं, हमेशा बेइज्जती करने के लिए नए नए बहाने खोजते हैं। होम अवे फ्रॉम होम ही इज़, और उसे लगता है कि यहाँ पे उसका कोई भी अपना नहीं है, कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, कोई भी उसका अपना नहीं है, और इसीलिए वो अपने घर से अवे महसूस करता है। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे स्लाइड देखिए, है माइंड चेंज इन बिहेवियर। अब उस व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं उसके साथ हुई हैं उसकी वजह से उसके व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ जाता है। तो पहला रूब्रिक है हैटेड पर्सन ऑफेंडेड हिम हैटेड ऑफ पर्सन हू, यानी जो उससे नफरत करते हैं, मतलब जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उनसे वो नफरत करने लगता है, चिढ़ने लगता है। फिर उसके स्वभाव में दूसरा रूब्रिक है रूडनेस, रूडनेस आ जाती है। तीसरा है क्वेरल्सन जेलेसी फ्रॉम, अब उससे अगर कोई ऊपर है तो वो अंदर से जो है खुनस खाने लगता है कि ये मुझसे ऊपर क्यों है, चिढ़ने लगता है। तो इसलिए जो है वो जलने की वजह से उसे लड़ाई करके उसे दबाना चाहता है, डिप्रेस करना चाहता है। अब वो स्वभाव से ज़िद्दी हो जाता है। ऑब्स्टिनेट एंड हेडस्ट्रॉन्ग, यानी वो हर बात के लिए फिक्स हो जाता है कि मुझे ये करना है तो बस यही करना है। इस तरह की फीलिंग जो है पेशेंट में आ जाती है। अब उसके अंदर एक फिक्स्ड आइडिया बन जाता है कि ये दुनिया से पैसे वालों की है तो उसे पैसा कमाना है,
और जो उससे ऊपर स्टेटस का होगा उसको अपमानित भी करेगा, ह्यूमिलिएट भी करेगा, ताकि वो उसे पीछे खींच के खुद आगे बढ़ सके, खुद शक्तिशाली बन सके। तो फिर है ब्रूडिंग, यानी पास्ट में जो कुछ हुआ है उसको बार बार सोच के दुखी होते रहना, ये इसका स्वभाव बन जाता है। फिर है ऑक्यूपेशन अमेल इंडस्ट्रियस मेनिया फॉर वर्क। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे जीवन में बहुत आगे जाना है और इसलिए उसे बहुत मेहनत करनी है और अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करना है, चाहे वो कोई इंसान की बाधा हो, चाहे वो कोई सिचुएशन की बाधा हो, वो उसकी सक्सेस के रास्ते में नहीं आना चाहिए। इसलिए जो नक्स पर्सनैलिटी होती है वो दिन रात काम करती है, बहुत इंडस्ट्रियस होती है। इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री में जब वो जाते हैं काम करने के लिए तो उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे बखूबी वो निभाते हैं और दिन रात काम करके अपनी एक स्पेशल प्लेस बनाते हैं, सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं। फिर है इंडस्ट्रीज मेनिया फॉर वर्क। फिर है फास्टिडियस, यानी किसी भी काम को बहुत परफेक्शन से करते हैं, वो एकदम परफेक्शन के साथ वो वर्क को करेंगे। अपना ड्रेसअप भी बहुत परफेक्ट होगा उनका, ताकि लोग उनका सम्मान करें, और अपने काम में भी परफेक्शन वो चाहते हैं। फिर है इम्पेटियस, यानी हर काम को तुरंत कर देना चाहते हैं, यानी हरीड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है। कोई जिम्मेदारी दी तो अभी का अभी होना चाहिए, वो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक हफ्ते बाद नहीं, इस तरह से नहीं चलता उनके साथ। वो तुरंत का तुरंत काम करके उसको सबमिट कर देंगे। वो उनमें इतनी जल्दबाजी होती है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये जो है उस लड़के के स्वभाव में परिवर्तन आ गया है। डिस्टर्ब एवर्जन टू बीइंग, और वो जब काम कर रहा हो तो कोई से अगर डिस्टर्ब करे तो ये चीज़ उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, क्योंकि वो अब अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है हर कीमत पे, ताकि वो अपने से एक स्टेटस बना सके और कोई ज़िंदगी में उसे अपमानित ना कर सके, कोई उसे ह्यूमिलिएट ना कर सके। फिर है, और उसे जीवन की सारी खुशियाँ जो है मिले, पैसा, दौलत, नेम, फेम, एवरीथिंग जो वो चाहता है। फिर है एवराइज एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर एवराइज फ्रॉम। एवराइज का मतलब होता है कि जो दूसरों के पास है वो उसे चाहिए, उसके पास ये है वो मुझे चाहिए, तो इसके लिए जो है वो बहुत एफर्ट्स लेता है, बहुत कोशिश करता है, और अपने फ्यूचर को लेकर वो इसीलिए एंशियस होता है कि ये सब चीज़ें मुझे मिलेंगी कि नहीं, और इसीलिए वो बहुत एफर्ट्स लेता है। फिर है डिल्यूजन, बेड सोल्ड हिज बेड समवन हैज़, नक्स भूमिका ओनली, यानी इसमें एक डिल्यूजन है कि नक्स भूमिका जो है अगर रेस्ट भी करता है तो वो चेयर पे बैठे बैठे ही रेस्ट कर लेगा और सोने की भी एफर्ट नहीं लेगा। यानी काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया तो वो 5-10 मिनट हल्की नींद ले लेगा और फिर उठ करके वो काम करने लगेगा। यानी उसके लिए नींद, खाना पीना कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, सिर्फ उसका वर्क इम्पोर्टेंस रखता है, और यही फीलिंग उसके साथ धीरे धीरे आ जाती है और वही उसकी जो शरीर है वो अडॉप्ट कर लेता है। और यही वजह है कि उसकी नींद का जो साइकिल है पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और जब उसे सोना चाहिए तब उसे नींद नहीं आती, और जब उसे नहीं सोना चाहिए तब वो ड्रॉजी रहने लगता है। तो ये कंडीशन आ जाती है। फिर हम बात करते हैं माइंड आफ्टर गेटिंग सक्सेस बिहेवियर ऑफ पेशेंट। अब उस व्यक्ति को सक्सेस मिल गया है, सबको हरा भरा दिया, अपने विरोधियों को परास्त कर दिया, जो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते उसको डिप्रेस कर दिया, झगड़ के सबको हटा दिया। अब वो सक्सेसफुल हो गया है, अब नंबर 1 पोजीशन पे वो पहुंच गया व्यक्ति, जिस फील्ड में भी हो वो लड़का। फिर अब वो अहंकारी बन गया है, घमंडी, उससे ज़्यादा ग्रेट तो कोई है ही नहीं। तो पहला रूब्रिक है हाउटी। दूसरा रूब्रिक है कॉन्ट्रडिक्शन डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्राडिक्ट, यानी अब वो किसी की बात नहीं सुनता है, वो बस अपनी चलाता है। अब वो किसी की बात नहीं मानेगा, अगर उसे कहा जाए कि ये करना चाहिए, किसी का सजेशन वो नहीं सुनेगा, अनसुना कर देगा। फिर तीसरा रूब्रिक है कॉन्ट्रडिक्शन इंटॉलरेंस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। उसका ज़रा सा भी किसी ने विरोध किया कि वो वायलेंट हो जाएगा, और वायलेंट होकर वो जितने उसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो उसको सुना देगा और उसे दबा देगा। ह्यूमिलिएट बहुत ज़बरदस्त करते हैं नक्स पेशेंट्स जब वो अपने पूरी तरह से अहंकार में आ जाते हैं। फिर है नेक्स्ट रूब्रिक है एंगर वायलेंट, मैंने आपको बताया। फिर है जेलसी इंसल्टिंग ड्राइविंग टू नक्स भूमिका ओनली। नक्स भूमिका में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिम्टम है कि अगर वो किसी से जल जाए तो वो बैक से कंस्पायरेसी करने से पहले वो सबसे पहला काम जो करेगा वो होगा उसे डिप्रेस करना, और डिप्रेस करने के लिए लड़ाई के लिए बहाना खोजेगा, और छोटे से बहाने से वो पूरी उसका जो है उसको सबके सामने बेइज्जत करके रख देगा, उसे दबा देगा। तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हें आता क्या, तुम हो क्या चीज़, इस तरह से बात करेगा।
और उस सामने वाले को दबा डालेगा। फिर इनडिफरेंस वेलफेयर ऑफ अदर्स टू, और दूसरों के बारे में वो बिल्कुल अब नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है। सपोज़ अगर वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत कम पेमेंट करेगा, वो इतना ही करेगा ताकि वो खाली जी सके और काम कर सके। उनके वेलफेयर से, उनके बच्चों के एजुकेशन, उनके हेल्थ, किसी भी चीज़ से नक्स भूमिका को ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। वो सिर्फ अपने प्रॉफिट्स के बारे में सोचता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ है। फिर है मोरल फीलिंग वांट ऑफ, इतना सब सक्सेस पाने के लिए जो गलत काम किए होते हैं उसकी वजह से मोरालिटी ख़त्म हो जाती है उसकी। अब सही गलत उसके लिए मायने ही नहीं रखता है, उसके जीवन में सिर्फ पैसा पैसा रुतबा, बस यही चीज़ें मायने रखती हैं, इसलिए मोरालिटी एकदम से ख़त्म हो जाती है। मैलिशियस, अगर कोई उसे उसका विरोधी दिखाई दे रहा है तो उसके लिए वो षड्यंत्र भी रच देगा, ये नक्स मॉमी का होता है। क्लेप्टोमेनिया, कई बार मेंटल डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे कि चोरी करने की आदत किसी किसी को होती है, तो नक्स में लालच इस हद तक आगे बढ़ जाता है कि कभी कभी अगर डिजीज कंडीशन में एक्सट्रीम पे पहुंच जाए पेशेंट, तो कोई अच्छी चीज़ अगर दिख रही है तो उसको चुरा लेगा, तो इस तरह की भी कंडीशन आ सकती है पेशेंट में। फिर है मैरिज अनइंड्योरेबल आइडिया ऑफ मैरिज, यानी ऐसे लोग शादी करना नहीं चाहते, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, लेकिन उसके सारे बेनिफिट्स चाहते हैं, तो इसलिए जो है ऐसे लोग जो है अल्कोहल में डूबे रहते हैं और मतलब कई लोगों के साथ, कई पर्सन के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, इलेजिटिमेट रिलेशनशिप रखते हैं, तो इस तरह की कंडीशन जो है नक्स भूमिका में होती है। फिर है डिसीटफुल स्लाई, और झूठे एक नंबर के होते हैं, यानी सक्सेस पाने के लिए ये किसी भी हद तक जो है झूठ बोल सकते हैं, किसी भी हद तक धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं और अपना मोटो साध सकते हैं। फिर क्रूएलिटी, इनमें क्रूएलिटी आ जाती है, इनमें जज्बात नहीं रह जाते, ना अपनी पत्नी के लिए ना अपने बच्चों के लिए। अगर इन्होंने शादी कर ली सपोज़, तो भी अपनी पत्नी के लिए भी इनके अंदर ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं होती, अपने बच्चों के लिए भी कोई जज्बात, कोई सेंसिटिविटी इनके अंदर नहीं होती है, सारी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं। और ये अगर बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा है तो ये क्रूएलिटी की हद तक भी जा सकते हैं। अगर पत्नी ने विरोध किया, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम दूसरे लोगों के पास क्यों जाते हो, इधर उधर क्यों जाते हो, तो वो क्रूएलिटी के साथ बिहेवियर भी कर सकता है सामने वाला और हिंसक भी बन सकता है। फिर है कर्सिंग, कोसने की आदत होती है, दूसरों को कोसने की, दूसरों की गलतियों को ब्लेम करने की आदत होती है। सस्पिशियस, बहुत डाउटफुल हो जाता है, खुद भरोसे के लायक व्यक्ति नहीं होता, डिसीटफुल होता है, लेकिन दूसरों पे डाउट करना इसकी आदत होती है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस हो जाता है। फिर है एब्यूजिव, हस्बैंड इंसल्टिंग हस्बैंड इज़ वाइफ बिफोर चिल्ड्रेन, यानी कि पत्नी को बच्चों के सामने हमेशा ह्यूमिलिएट करना, डांटना, ये आदत होती है नक्स की, क्योंकि नक्स की जो आइडियोलॉजी होती है बहुत ही अलग होती है, और उसके अनुसार अगर वाइफ मैच नहीं कर रही है तो वो बहुत बुरी तरह उसको ह्यूमिलिएट करता है, बहुत बुरी तरह अपमानित करता है। फिर मैंने नेक्स्ट बोला अल्कोहलिज्म, अल्कोहल जो है वो लेने के हैबिचुअल हो जाते हैं, ऐसे लोग अय्याश बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया इसलिए। और फिर है एब्सेंस लिविड टॉक, यानी कि जो बातचीत है वो असभ्य हो जाती है इनकी बातचीत, जैसे कोई सभ्य व्यक्ति करता है इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बहुत ही अजीब तरह की, बहुत ही असभ्य तरीके की भाषा जो है उसका इस्तेमाल जो है ये लोग करते हैं। फिर लव परवर्सिटी, यानी कि परवर्जन आ जाता है, ये लव रिलेशनशिप को ये ह्यूमनिटी के साथ नहीं जोड़ते हैं, ये बहुत ही मेटेरियलिस्टिक ब्रेन टाइप के लोग होते हैं और उसी अनुसार हर चीज़ को देखते हैं। फिर है माइंड व्हेन पेशेंट हैज़ फॉल डाउनफॉल इन लाइफ, यानी अगर बिजनेस में फेलियर हो गया, पैसे ख़त्म हो गए, परिवार छोड़ के चला गया, अकेला पड़ गया व्यक्ति, तो कौन से सिम्टम्स आते हैं नक्स में, तब डिजीज़ का जो पूरा रूप है वो पेशेंट में आ जाता है। यानी वो सारे स्वभाव तो आता ही है, साथ साथ ये कई नए सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे फॉरगेटफुल हो जाता है, लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वाइटल फ्लूइड्स के लॉस की वजह से भी जो है फॉरगेटफुलनेस पेशेंट में आ जाता है। जो हैबिट्स होती है अल्कोहलिज्म करने की, वो उन सभी चीज़ों की वजह से, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, लॉस होने की वजह से, डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है उसकी वजह से ज़बरदस्त फॉरगेटफुल हो जाता है, तो फर्दर जो अपने बिजनेस को अगेन खड़ा करने की जो क्षमता है उसमें नहीं बचती है। फिर है अवॉकवर्ड वर्किंग वाइल, काम करते वक्त वो बहुत ही असुविधा महसूस करने लगता है फॉरगेटफुल होने की वजह से। फिर नेक्स्ट रूब्रिक है फियर फॉलिंग ऑफ,
उसे लगता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि जो उसका स्टेटस है उसे वो पूरी तरह से गिर जाए, कहीं वो पॉवर्टी में ना आ जाए। तो इस तरह की फीलिंग जो है आ सकती है, या फिर उसे लगता है कहीं वो गिर ना जाए, इम्बैलेंस ना हो जाए, ऐसी भी फीलिंग उसको आ सकती है। फिर है डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग इनक्योरेबल ऑफ बीइंग। उसे लगता है जो भी उसको बीमारी हुई है वो ठीक नहीं होगी। उसकी वजह है कि उसकी हैबिट्स ही ऐसे हो जाते हैं कि उसकी बीमारी वो रिकवर करना भी चाहे तो वो अब रिकवर नहीं कर सकता है। अल्कोहलिज्म में डूबा रहेगा, दूसरी अलग तरह की हैबिट्स उसको लग गई हैं। इसकी वजह से जो है उसकी सेहत धीरे धीरे करके डिटेरियोरेट होती है। फिर हैपन समथिंग विल टू, उसे लगता है उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। एक तो दुनिया भर के दुश्मनों को दुश्मनी मोल ले रखी है, तो इस वजह से भी उन्हें उसे हमेशा अपने आप को लेकर डर बना रहता है, नफ्स को, और उसकी सेहत को लेकर के भी उसे डर बना रहता है। फिर है सेंसिटिविटी, लाइट टू म्यूज़िक, नॉइज़, ओडर। मैंने आपको बताया सेंसिटिविटी सेंसरी नर्व्स की बहुत बढ़ जाती है, जिस वजह से इन सब चीज़ों के लिए हाईली सेंसिटिव हो जाता है पेशेंट। फिर है बिजनेसमैन वर्न आउट, बिजनेस सूटेड, मतलब बिजनेसमैन जो कि पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल मेडिसिन है। फिर फियर अलोन ऑफ बीइंग, यानी उसे अब लगता है वो अकेला ना रह जाए, क्योंकि पहले पैसा था तो लोग उसके आजू बाजू गिर्द गिर्द घूमते रहते थे। अब पैसा नहीं है, परिवार पहले ही छोड़ के चला गया वर्स्ट बिहेवियर की वजह से, तो वो व्यक्ति एकदम अकेला हो जाता है और इसलिए उसे लगता है कि एकदम अकेला रह जाएगा, उसकी केयर करने वाला कोई नहीं रहेगा और वो ऐसे ही घुट घुट के मरेगा। फिर है पॉवर्टी ऑफ स्पेंडिंग मनी इन ऑर्डर नॉट टू बी शॉर्ट ऑफ इट फ्यूचर फियर ऑफ, उसे लगता है मनी घट रहा है धीरे धीरे, बिजनेस में भयानक लॉस हो गया है, अब मनी को वो बचा के यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कहीं वो एकदम गरीबी से ना मर जाए। तो दोस्तों कंक्लूजन ये था कि नक्स वोमिका पर्सनालिटी जो होती है वो स्वभाव से बहुत ही एम्बिशियस होती है, हार्ड वर्किंग होती है, इंटेलिजेंट होती है, एक्टिव होती है, अलर्ट होती है, पूरी दुनिया की नॉलेज उनको होती है और इस वजह से वो हर जगह हर फील्ड में काफ़ी आगे रहते हैं। हर कोई उनको जो भी जिम्मेदारी देता है उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं। लेकिन इस पर्सनैलिटी का ड्रॉबैक और सेटबैक ये होता है कि अगर इनके रास्ते में कोई व्यक्ति आए, यानी कि ये जो है दूसरों खुद मेहनत करके आगे तो बढ़ना चाहते ही हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा इनसे बहुत ज़्यादा आगे है तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ने के बजाय कई बार उसे टांग खींचकर पीछे भी खींचना चाहते हैं और जिससे वो जलते हैं उसे वो दबाने के लिए जो है क्वेरल या झगड़े का सहारा लेते हैं, इसलिए स्वभाव से बहुत ही झगड़ालू और इरिटेबल भी होते हैं। और इसलिए हम देखेंगे कि अगर नक्स पर्सनैलिटी कोई हाउसवाइफ है तो वो अपने आसपास में अगर कोई पड़ोसन ऐसी है जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा स्टाइलिश है या जो भी है, तो वो कोई ना कोई बहाना खोजकर उसे दबाने और सप्रेस करने की कोशिश करेगी, उसे झगड़ा करने की कोशिश करेगी। इस तरह की कंडीशन होती है। अगर कोई छोटा बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो उसके स्वभाव में भी वो जेलसी का स्वभाव हो सकता है, जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से जो लिया होगा या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कोई बच्चा अगर उसको ऐसा दिखे कि वो उससे आगे निकल जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा क्लास में, तो हो सकता है कि उसे झगड़ा करके दबाने की, उसे सप्रेस करने की, उसे दुखी करने की वो कोशिश करेगा या उसे पीछे खींचने की कोशिश वो जो है कर डालेगा। तो इस तरह का स्वभाव जो है वो नक्स में होता है। दोस्तों अब कुछ फिजिकल सिम्टम्स देख लेते हैं इन शॉर्ट। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है कि नर्व में टेंशन होता है इस पेशेंट को, यानी नर्व्स में एनर्जी और जो स्ट्रेंथ है वो चली जाती है। इसी वजह से डिप्रेशन से लेकर के स्ट्रेस, गुस्सा, सब कुछ जो है पेशेंट में आ जाता है। दूसरा है इसका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है, इसी वजह से खाना खाने के बाद इसे नींद आने लगती है। ये जब सो जाता है पेशेंट तो फिर इसको सुबह 4 बजे या 3 बजे के करीब इसकी नींद खुल जाती है, उसके बाद इसे नींद नहीं आती है और जो भी स्ट्रेसफुल जो थॉट्स हैं, जो छोटे छोटे थॉट्स हैं, वो सब इसके ब्रेन में चलने लगते हैं और सोचते सोचते ही इसका माइंड जो है फिर से थक जाता है, क्योंकि पेशेंट के लाइफ में बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस होता है वर्क का। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसे दुनिया भर के काम होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि रॉ मटेरियल मंगाना, उसका प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग, साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ पर नज़र रखना, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना कि गोडाउन में सामान ख़राब ना हो जाए या उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो है उसको टेंशन्स होते हैं और यही टेंशन्स जो है उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं और यही सुबह 4 बजे या 3 बजे के करीब जो है इन्हें थॉट्स में आते हैं और
सोचते सोचते इतना ज़्यादा ये टायर्ड हो जाते हैं कि फिर ये सो जाते हैं, और सोने के बाद ये सुबह फिर जो है इनको उठाना मुश्किल होता है, बहुत बुरी तरह जो है बिस्तर पकड़ के सोते हैं, इनको उठाना इजी नहीं होता है। और जब ये उठ भी जाते हैं तो भी ये ड्रॉजी बने रहते हैं और दिन भर ड्रॉजी बने रहते हैं। ये कंडीशन तब आती है जब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है नक्स पर्सनैलिटीज़ का, यानी एक्सट्रीम लेवल पर जब बीमारी चली जाती है तब ये स्लीप साइकिल की कंडीशन जो है आ जाती है। फिर है डायरिया और डिसेंट्री में जो सिम्टम है नक्स का, वो ये होता है कि इन्हें सपोज़ मोशन लगा और ये गए स्टूल के लिए, तो थोड़ा सा ही स्टूल आता है, और थोड़ा सा स्टूल आने के बाद वो थोड़ी समय के लिए रिलैक्स हो जाते हैं, और अगेन जो है वो स्टूल जो है उसे लगने लगता है, और फिर हो जाता है, फिर थोड़ा सी क्वांटिटी में आता है, फिर कुछ समय के लिए रिलैक्स होता है, और फिर से जो है वो पेट में दर्द और मरोड़ जो है शुरू हो जाती है, यानी डिज़ायर स्टार्ट हो जाता है स्टूल के लिए। तो ये जो है एक बार में बहुत सारा क्वांटिटी नहीं आता है नक्स भूमिका को, बल्कि थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी जो है वो बार बार पेशेंट को जो है अर्ज होता है स्टूल के लिए। सेम जो कंडीशन है वो नॉशिया और वॉमिटिंग में भी होती है कि पेशेंट का डाइजेशन पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है, और इसी वजह से जो है पेशेंट को कंटिन्यूसली उल्टी जैसा फील होता है, और वॉमिटिंग हो जब तक वो वॉमिटिंग कर नहीं लेगा तब तक वो रिलीफ जो है फील नहीं करता है। लेकिन वॉमिटिंग इतनी इजीली नहीं आता है, उसे अपने आप को इंडल्ज करके वॉमिटिंग करवाना पड़ता है। ऐसा ये जो कंडीशन है, चाहे वो स्टूल की हो, डायरिया की हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो वॉमिटिंग की हो, ये सब कंडीशन क्यों आती है? क्योंकि जो इंटेस्टाइन है उसमें रिवर्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्सिस जो है, जो इस तरह का जो मूवमेंट होता है जिससे कि जो फूड है वो धक्का दे करके नीचे तक जाता है, ऊपर से लेके नीचे जाना होता है फूड को डाइजेस्ट होकर, तो वो जो है कंडीशन नहीं हो पाती है, बल्कि उल्टा होने लगता है, यानी कि नीचे से ऊपर खाना जाने लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। इस वजह से ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम फीवर की बात करें, कभी अगर फीवर हो जाए, इन्फेक्शियस फीवर में भी ये काम आता है, तो इसमें 3 स्टेजेस होते हैं नक्स में, चिल, हीट और स्वेट स्टेज होता है, तीनों स्टेजेस होते हैं। और तीनों स्टेजेस में जो है वो एक चिल स्टेज में पेशेंट थर्स्टलेस होता है, हीट स्टेज में पेशेंट थर्स्टी होता है, और पर्सपिरेशन वाले स्टेज में यानी स्वेट स्टेज में पेशेंट अगेन जो है वो थर्स्टलेस हो जाता है। तो ये कंडीशन आती है। और जो बुखार है, सपोज़ आज अगर बुखार 8 बजे शाम को आया है तो कल जो 2 घंटे पहले ही आ जाएगा, फिर परसों उससे भी 2 घंटे पहले आ जाएगा। तो ये जो है नक्स भूमिका में फीवर का जो है पैटर्न होता है। मेंसेस की बात करें तो अर्ली आता है, प्रोलॉन्ग होता है और प्रोफ्यूज़ होता है। तो इस तरह की कंडीशन जो है आती है। यूजुअली दोस्तों कहा जाता है कि नक्स एक मेल रेमेडी है, क्योंकि पुरुषों में ये स्वभाव ज़्यादा पाया जाता है, तेज़ स्वभाव, गुस्सैल स्वभाव। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये केवल पुरुषों के लिए लागू हो। नक्स में लेडीज़ भी आती हैं, लेडीज़ में भी ये स्वभाव हो सकता है, और उसमें भी फिज़िकल सिम्टम्स आ सकते हैं। आजकल लड़कियां भी प्रोफेशनल लाइफ में जा रही है, तो उनके लाइफ में डबल ट्रिपल स्ट्रेस जो है होता है, जिस वजह से ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि नक्स को मैं समझा सकूं कि नक्स में एक्चुअली होता क्या है। बाकी बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स हैं जो कि बुक्स में भी रीड किए जा सकते हैं, लेकिन ये एक थीम था जो मैंने आपको नक्स भूमिका का समझाने का प्रयास किया है। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने इतने पेशेंस के साथ मेरे इस वीडियो को सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।